वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि किस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का मैथ्स का पेपर बनता है। यकीनन आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप फर्स्ट वीडियो फर्स्ट ईयर के मुतालिक जो बनाई मैथ्स में वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आपका फर्स्ट ईयर का बाकायदा से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे और मुझे भी इस लायक करे कि मैं आपके काम आ सकूं। ठीक है, दुआओं में आप याद रखें। और आज से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये बात आप नोट कर लें कि जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताई थी उसमें एक बात की कमी रह गई थी जो आज मैं पूरी कर देता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो 3 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि चैप्टर 1 to 4 चैप्टर से पहला क्वेश्चन शॉर्ट का आता है और क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 to चैप्टर नंबर 8 के दरमियान में से आता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो 9 to चैप्टर नंबर 13 से बनता है। ठीक है, तीनों के अंदर ये बता चुका हूं मैं कि 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं, एक किसी में से भी एक्स्ट्रा यानी कि 4 करने होते हैं और 3 करने आपको कंपलसरी होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके अंदर 3.1 आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें सिंथेटिक डिवीजन का मेथड आपको सीखना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैट्रिक क्लास में रिमाइंडर थ्योरम था। ठीक है, जैसे दोनों के नामों में फर्क है, रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन, इसी तरह उनके तरीकेकार में भी थोड़ा सा फर्क है लेकिन काम दोनों का एक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार पे कोई किसी जगह जाता है, उसी जगह पे कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, दोनों की ट्रैवलिंग डिस्टेंस सेम लेकिन ट्रैवलिंग डिफरेंट है। इसी तरह पहुंचते दोनों एक ही जगह है और काम दोनों एक ही करते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में सिंथेटिक से करना पड़ता है और मैट्रिक में रिमाइंडर से करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात इस तरह है कि हम आपको पहले ये बताएंगे कि सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है वो किस तरह से परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है और हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में से थर्ड पार्ट लिया है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पार्ट इसका मतलब 1 का पार्ट 3 है और ये क्वेश्चन जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि इसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंथेटिक डिवीजन में हमने ये क्वेश्चन में px यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x आपको एक्सप्रेशन दिया है जिसे आपने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक ऐसी चीज मिल रही है जिसमें आपको एक बात और अच्छी बात आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि देखें सिंथेटिक डिवीजन में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन होना मस्ट है और दूसरी बात जैसे x की पावर 5 है तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो जो x की पावर मिसिंग होगी आपको पहले उसे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद फर्दर आगे ये चलेगा। जैसे हम यहाँ पे और लिख के px की तमाम टर्म्स को शो करेंगे। जैसे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 4 नहीं है तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है 0x की पावर 4, x क्यूब वैसे ही आ जाएगा और -2x स्क्वायर। अब आप ये देखें कि यहाँ से x की पावर 1 भी मिसिंग है तो हमने क्या करना है उसका भी कोफिशिएंट 0 लेंगे। और जिन बच्चों को नहीं मालूम वो मालूम कर लें कि जो टर्म मौजूद ना हो अगर उसका कोफिशिएंट 0 लगाएं तो देखो x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लिहाजा जो टर्म यहाँ पे मौजूद ना हो वो 0 होती है और -3 यहाँ पे हमारे पास
लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा हर पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो गया। ये करना मस्ट है, जबकि पहले दो पार्ट्स में ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब सिंथेटिक डिवीजन के तरीकेकार में यह है कि उन्होंने कहा है कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को डिवाइड करो x+1 से। तो x+1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लिखने के बाद हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि उसे 1 के इक्वल लिया जाता है। किसके इक्वल? उसको x+1 को 0 के इक्वल लेंगे, और 0 के इक्वल लेने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ओके। अच्छा, अब सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है ना, वो बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक है ना, तरीकाकार पूरी दुनिया में सेम है। आपको समझते वक्त सिर्फ ये ध्यान में रखना है हमने क्या करना है। अगर आपने ध्यान में ये रखा कि ये क्या हो रहा है और हमें कौन बताएगा, कभी मैथ्स अच्छा नहीं हो सकेगा। मैथ्स बेसिकली क्या है? तरीकाकार। एक टीचर को जब वो आता है तो वो अपना तरीका आपको बताता है, और आपको भी ये समझना चाहिए कि भाई ये टीचर को आता है और हमें वो एक्सप्लेन कर रहा है, हमें याद रखना है। लेकिन बाज बच्चे हद से ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, वहीं आपका मैथ्स कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए नफ्सियात बहुत काउंट होती है। किसी को क्या, उसका इकलौता बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसे हार्ट अटैक हो जाता है, ये नफ्सियाती असर है। तो आप अपनी नफ्सियात को मैं वक्तन फवक्तन बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। आपने सबसे पहले मैथ्स को पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखा करें कि मैथ्स एक तरीकाकार है, हमें नहीं आता, टीचर बता रहे, जो बता रहा है याद रखना है। जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है, उसके अलावा शायद एक दो बातें और हों, लेकिन ज्यादा नहीं होंगी। इस पे आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे डिवाइड का निशान होता है इस तरह से यूं लगा के हमने ये जो वैल्यूज आई है ये यहाँ पे लिख देनी, और तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखना है फासले पे। x5 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, वो लिख लिया। थोड़े से फासले के बाद x4 का x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 0। याद रहे, बिल्कुल इसको साथ नहीं लिखना, फासले पे लिखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -2, यहाँ पे 0, और यहाँ पे -3 आ गया। ओके, क्लियर है बात? अच्छा, फिर क्या करना है कि हमने स्केल की बदौलत ये स्ट्रेट एक लाइन खींचनी है, और इस तरह से खींचनी है कि एक एक नंबर इसके नीचे आना है, वो आ जाए। तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ये है कि आपका जो पहला नंबर है वो सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिया जाएगा, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा और यहाँ करके आता रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस का 1, यहाँ पे -1 आ गया, ऐड किया -1 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मालूम है कि माइनस प्लस होता है और 1 1 होता है। तो यहाँ पे हमें ये 2 मिल गया, 2 के से किया तो -2 मिल गया, यहाँ पे -4 आ गया, -4 इंटू -1 यानी कि +4, और +4 के बाद यहाँ पे जब हमने ऐड किया तो 4 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि लास्ट नंबर से पहले यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींचनी है, ये मेथड का रूल है, और इस नंबर को आप उसी तरह मल्टीप्लाई करते हुए -4 लिखेंगे तो यहाँ पे जो आया वो क्या आया? -7। तो अब ये बेसिकली जब हम एक क्वेश्चन को हमें सिंथेटिक डिवीजन से कहा जाए कि करें तो हमें 2 चीजें बतानी होती है, यहाँ आने वाला रिमाइंडर कहलाता है और एक होती है क्वोशंट इक्वेशन। रिमाइंडर क्या होता है? जैसे आपको पता है कि आप रिमाइंडर थ्योरम से करते थे तो आप जब फैक्टर ढूंढते थे तो 0 आता था, यहाँ 0 आए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसका फैक्टर है, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ -7 आया, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। बहरहाल अभी हमें ये नहीं बताना कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है,
हमें यहाँ पे रिमाइंडर जो आया है वो बताना है। तो यहाँ रिमाइंडर आपका जो आया है वो क्या आया आपका रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आपका जो है -7 आया। ओके, और इसके बाद आपकी क्वोशंट इक्वेशन बनती है और उसे लिखने का तरीका कार याद रखें कैसे लिखेंगे। ये px था, सिंथेटिक के बाद आपकी जो क्वोशंट इक्वेशन आएगी उसे p डैश करके लिखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल में चेंज आया है। अब चेंज क्या है, जब कोई चीज में फर्क आता है तो फर्क शो करना होता है। समझ आ रही बात। एक क्वेश्चन में px एक बार आया है, दोबारा px आना गलत है। एग्जाम में आप ये गलतियां करके आते हैं, फिर कहते हैं कि नंबर क्यों कटे। मैट्रिक की तरह इंटर में चेकिंग नहीं होती। इंटर में टीचर जो है आपके काम से अंदाजा लगा लेता है कि बच्चा कितना नॉलेज रखता है। यहाँ px बोला है तो यहाँ p-x इसलिए बोला है कि इसमें चेंजिंग आ रही है, क्वोशंट इक्वेशन आ रही है। आप बताएं, एक घर में अगर एक बच्चे की पैदाइश होती है, उसका नाम अगर रेहान है तो अगले बच्चे का नाम रेहान होगा क्या? ठीक है, अगर उसने रेहान ही रखना है तो फिर यही कहेगा रेहान सीनियर, रेहान जूनियर, लेकिन दोनों को तो रेहान नहीं कह सकता। तो ये याद रखें कि कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते हैं कि जिंदगी से एग्जाम्पल लेनी पड़ती है। हमने क्या अपने चैनल का नाम रखा है, मास्टर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट मैथ में ढूंढना कि कोई इतना आसान नहीं होता। ये वक्त एक्सपीरियंस आपको बताता है टीचर्स को, और इसी एक्सपीरियंस की बेसिक पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो बहरहाल आप इसे दोबारा अगर px कह देंगे, ये मिस्टेक है आपकी, आपको p डैश कह देना है। अब आगे आप देखें कैसे लिखेंगे, बात बड़ी और लंबी हो रही है। आगे देखें, अगर यहाँ x की पावर 5 है तो एक पावर आपने कम करके इन कोफिशिएंट्स के साथ लिखते जाना है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो x की पावर 4 लिखेंगे। ये तरीका कार है। जब हम सिंथेटिक से करेंगे तो यहाँ आने वाली 1 डिग्री लेस आपकी इक्वेशन यहाँ एक्सप्रेशन बनता है। तो अब यहाँ पे उसके बाद आगे क्या है, -1 है। तो अब एक एक पावर हम कम करते जाएंगे। अब जैसे कि आप ये कह रहे हैं ये 1 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त समझा रहा हूं। आप ना लिखिएगा, 1 से अलग नंबर हो तो लिखना मस्ट है। इसको आप ना भी लिखें तो ऑलरेडी आप x4 -x³ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का 2 है तो ये तो लिखना मस्ट है, क्योंकि 1 को छोड़ा जा सकता है। -4x और प्लस का 4, तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी क्वोशंट इक्वेशन कहलाती है। और जब सिंथेटिक से किया जाए, एक रिमाइंडर बताना होता है, दूसरा क्वोशंट इक्वेशन बतानी होती है। तो ये तो हमने सीखा सिंथेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल एक जैसे, और वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 5, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, और 30 ईयर में कम से कम वो 6 टाइम जो है एग्जाम में आए हुए। तो हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ, लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिख लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x + 5 अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, ये याद रहे कि ये क्वेश्चन 2 है। एक क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ये एग्जाम के अंदर मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं कि 30 ईयर में कम से कम ये 6 टाइम क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जाएगा ताकि आपको आसानी रहे। यानी 5 साल के अंदर ये इसके एक बार आने के चांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने k की वैल्यू को फाइंड करने का कहा गया है। तो अब बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ से जो हमें कहा गया है, लेकिन ये बात ध्यान में रखी जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो बात कही हुई है कि x + 5 अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका एक मीनिंग होगा जो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन पहले की तरह आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद
आपने स्टार्ट इसमें करते हुए क्या करना है कि उसी तरह x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -5। फिर क्या कहा था मैंने कि डिवाइड वाला यहां पे बना के -5 हम यहां पे लिख देंगे, और यहां पे देखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो बिल्कुल ये दिया हुआ है, x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो सबसे पहले आपको ये 2 यहां पे उतारना है। फिर फासला लाजमी देना है, इसमें नहीं देंगे तो रिमूवर से मिटा मिटा के काम करेंगे। गैप देना है, इसमें हो जाता है प्रॉब्लम। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है वो लिख दिया हमने, फिर गैप के बाद माइनस का हमने 2 लिखा है, और फिर 15 आ गया। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन की तरह हमने किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन हमने खींचनी है, और लाइन स्केल से भी खींची जा सकती है। पहला नंबर बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्या नंबर है 2। अब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, -10 आएंगे। अब क्या k में से -10 लेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन इसको हम इस तरह से लिखेंगे k -10। अब आप देखें, अगर कोई बच्चे बहुत ज्यादा वीक है मैथ में, तो अगर यहाँ 12 लिखा हो तो 10 लेस करेंगे तो मतलब प्लस का 12 लिखा हो, माइनस के 10 है तो प्लस के 2 आएंगे। अगर मैं वही यहाँ पे इस तरह लिख दूं कि यहाँ पे अगर 12 लिखा है तो 12 -10 क्या होगा, 2 होगा, तो वही तो काम किया हमने, क्योंकि ये इसमें से लेस नहीं हो सकता था, हमने इस तरह से लिखना। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि पहले यहाँ पे सिंगल टर्म थी, इससे मल्टीप्लाई हो गई थी बड़ी आसानी से, लेकिन अब ये 2 टर्म है और इनसे -5 से दोनों ने मल्टीप्लाई होने। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का पेपर जो है वो इतना लेंदी होता है कि 100 में से 5 स्टूडेंट ही पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी के 95 मुकम्मल नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ते वक्त आपको अपनी स्पीड पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। आपको कौन सी चीज रफ वर्क करना है, किसके लिए माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ये बड़ा नोट करने वाली बात है। जैसे ये चीज है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, आप रफ वर्क नहीं बनाना आपने। आप क्या करेंगे, अपने माइंड के अंदर, ठीक है, अपने माइंड के अंदर आपने ये कैलकुलेशन कर दी। ये क्या लिखा हुआ है, -5। तो -5 को आपने मल्टीप्लाई करना है इन 2 टर्म्स से। तो k -10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो k -10 लिखा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस के 5k, और फिर माइनस माइनस प्लस के 50। ठीक है, क्या आया 50। तो अब हमने ये वाली टर्म यहां पे उतार देनी है। तो कोशिश करनी है कि -5k हम यहां पे लिखें, और प्लस का 52 के नीचे लिखें, क्योंकि 50 में से 2 लेस हो जाएगा, 5k बिल्कुल माइनस का वैसे ही उतर आएगा, और 50 में से 2 लेस करेंगे तो कितने आएंगे, प्लस के 48। ग्रेटर नंबर की साइन आती है। फिर इसी तरह ये दोनों टर्म इस -5 से मल्टीप्लाई होंगी। तो नेक्स्ट आपके माइंड में क्या चलेगा कि -5 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, -5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 5k और प्लस का 48। ओके, तो अब उसके बाद आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 25k और माइनस प्लस माइनस 240 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हमारे माइंड के अंदर पूरी कैलकुलेशन हो गई। और ये चीज पहले लाइन खींचनी है, फिर लिखना है 25k माइनस का 240। अब क्या होगा, 225k तो वैसे ही आ गया, और माइनस 240 में से 50 लेस किया तो माइनस के 225 आ गए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच के ये बताया कि जब ये कहेंगे कि x + 5 अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इस सूरत में इसका रिमाइंडर 0 होता है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है
कि एक वर्ड बहुत अच्छा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को लिखवाता हूं, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, ये इसके मीनिंग ये होते हैं कि भाई क्वेश्चन जो है, जिस तरह है, जो बातें आप कर रहे हैं उसी के मुताबिक किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी बातों को कवर जुमला कर जाता है। ठीक है, आप लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखें, ये लिखें, उससे बचने का तरीका है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के क्वेश्चन ने जो कहा है उसके तहत हम कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को चूंकि इसने फैक्टर बोला है तो हम क्या करेंगे, 25 के और -225 को 0 के इक्वल ले लेना है। अगर यहाँ पे ये कहता है कि भाई ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका रिमाइंडर जो है वो -5 आ रहा है, -7 आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे कि x+5 नॉट फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, रिमाइंडर इज -8। तो आप फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8। ओके, फिर जो भी k की वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से आएगी। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 225 इधर आ जाएगा और k की वैल्यू 125 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 भाई इसकी वैल्यू आ गई है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। समझ आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों का यही तरीकाकार है। 2 और 5 के दरमियान जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चन को इसकी टेक्निक से कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि आप जहां मर्जी पढ़ो, जो मर्जी आपको पढ़ाए, पूरे क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता। उसका बेहतरीन तरीका होता है कि आप एक अदद अच्छे राइटर की गाइड लें और जो क्वेश्चन आपको टीचर समझा रहा है बाकी भी उसी तरह है, उससे आप हेल्प लें, सेल्फ स्टडी करें, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया। 2 और 5 एक जैसे हैं। 6 आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है, वो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने सॉल्व करना है। अब यहां पे बात बड़ी अहम है कि देखिए बुक से क्वेश्चन आते हैं 85%, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बुक में क्या एग्जाम्पल में भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन सन 1997 इससे क्वेश्चन आया था जो कि बुक में नहीं था। तो कहने का मतलब है आउट ऑफ बुक था वो क्वेश्चन, जिसे हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन सारे मौजूद है। क्वेश्चन मैंने अपना असाइनमेंट भी ऐसा बनाया है कि 30 ईयर के अंदर जो एबनॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि जो बुक से हटके हैं, थोड़े मुश्किल है, वो मैंने सारे उसमें नोट किए हुए। ठीक है, मतलब मेरे असाइनमेंट में ये नहीं है कि फलाने सन में ये आया था, फलाने सन में ये आया था। उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन आपको हाईलाइट किए हैं जो कि बुक से हट के आए थे। वो बहुत अच्छा असाइनमेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 100 नंबर्स के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन 1997 में आया था वो। तो भाई ये वो क्वेश्चन था जो 1997 के अंदर आया था और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बहुत सेफ हो जाएंगे। ओके, वही बात, वही तरीका, वही, बस एक चेंज है कि यहाँ पे कहा हुआ है कि x माइनस आयोटा इज अ फैक्टर ऑफ px। अब एक्चुअली क्या है कि आयोटा क्या चीज होती है, ये इसका जिक्र है चैप्टर नंबर 2 में। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आयोटा का जो स्क्वायर है, आयोटा को ऐसे लिख, वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी तफसील चैप्टर नंबर 2 में है, वहां पे हम पढ़ेंगे जब वो चैप्टर करवाएंगे आपको। फिलहाल इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें करना क्या है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इसको याद रखना है। अब क्या है,
for what value of k by synthetic division method so that x minus iota is a factor of px। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आयोटा। ओके, अब यहां पे हमने क्या करना है, आयोटा यहां पे लिख देना हमने, और ये चेक करना है कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में x है, x की पावर 4 3 2 1 0। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां पे लिखना है, और पहले की तरह बड़ा ध्यान रखना है, गैप देना है, नहीं देंगे ना तो काटते रहेंगे बार बार इसको। अब क्या लिखा है आगे, 7, ठीक है, गैप देके लिखना है आपने क्या, 7। फिर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का क्या लिखा है, के, ठीक है, के इधर आ गया, और फिर x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, 7, वो यहां पे आ गया, और लास्ट नंबर क्या है, माइनस का 1 लिखा हुआ। ओके, तो ये हमने लिख दिया, और फिर हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हमने क्या कहा था कि पहली टर्म ऐसे के ऐसे ही उतर जाएगी। फिर अच्छा, इससे पहले हमने माइंड के अंदर कैलकुलेशन की थी। अब ये जो 1997 में आया, ये बुक का क्वेश्चन नहीं था, और इसे जहन के अंदर करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में आप कॉपी के साइड पे रफ वर्क बनाएं, और एक बात याद रखें कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप अगर हर क्वेश्चन में या जिस क्वेश्चन में रफ वर्क की जरूरत पड़ती है साइड पे बनाएंगे, वो आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद का क्या होता है, कोई थोड़ा सा इधर उधर करके बच्चे इधर उधर से देख के काम कर लेते हैं। अगर फोर्स करें वो काम गलत हो, ठीक है ना, तो काम गलत होगा तो सबका आंसर गलत आएगा। अब अच्छे बुरे सारे ही वो पकड़ में आ जाएंगे। तो जिस बच्चे ने रफ वर्क किया होगा ना, एक तो जरूरी भी होता है, दूसरा ये होता है कि वो पहचान में आ जाता है कि ये बच्चा करने वाला है। ठीक है ना, मेन इस क्वेश्चन का डायरेक्टर वही बच्चा जो रफ वर्क कर रहा है, बाकी सारे कॉपी राइटर है। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो लिहाजा रफ वर्क बनाना चाहिए, बजाय ये कि आप अपने एग्जाम वाले गत्ते पे कर रहे हो, डेस्क पे कर रहे हो, दोनों गलत बातें। साइड पे कॉपी पे करें, चेकर खुश होगा कि आप असल में खुद कर रहे हैं। ठीक है, चलें अब क्या करना है कि ये तो खैर रफ वर्क के बगैर ही हो जाएगा। आयोटा को जो 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा के। ओके, अब ये फिर ऐड नहीं होता तो क्या करेंगे, 7 प्लस 2 आयोटा के। अब यहाँ पे पहले तो हमने माइंड में किया था ना, अब माइंड में नहीं कर सकेंगे। इन दोनों टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आयोटा लिखेंगे और यहाँ पे 7 प्लस 2 आयोटा के, 7 प्लस 2 आयोटा के, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 7 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा का स्क्वायर। ओके के, अब क्या है कि आयोटा स्क्वायर हमने क्या बताया यहाँ पे, ये देखें क्या बताया हमने, यही बताया है कि ये -1 के बराबर होता है। 2 चैप्टर में बताएंगे, इंशाल्लाह समझाएंगे आपको। लेकिन क्या है कि ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 7 आयोटा तो ऐसे रहेगा। अच्छा, आयोटा की वैल्यू नहीं रखते, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की रखते हैं। तो 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और यहाँ पे के, तो 7 आयोटा तो आया प्लस माइनस माइनस का 2 के आया। अब आप समझ गए होंगे कि माइंड के अंदर तो ये कैलकुलेशन जरा करने वाला कर सकता है, लेकिन जरा मुश्किल है। अब ये जो भी वैल्यू आई है यहाँ लिख देंगे, के नीचे के लिखेंगे और 7 आयोटा थोड़ा सा पहले लिख देंगे। अब ये बात आपको समझ आ रही होगी, गैप क्यों बोला था, नहीं देंगे तो मिक्स हो जाएगा सारा। ये 7 आयोटा आया,
-2k में से 1 + k करेंगे तो माइनस का 1k आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में रखना चाहते हैं रख दें। मैथ्स इतना सख्त नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, वो आपको काफी छूट देता है, डरना नहीं है। सही है ना? वैसे भी आपको मालूम है आजकल ये वर्ड बहुत चला है, डरना नहीं है आपने। ओके, अच्छा अब क्या है कि इसी तरह ये एक स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इसको हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह से करना है हमने आयोटा, लेकिन अब ये ब्रैकेट ले लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 7 आयोटा माइनस के। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 आयोटा स्क्वायर आ गया माइनस आयोटा के आ गया। अब इससे आगे क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस आयोटा के ऐसे रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में -7 माइनस आयोटा के हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है यहां पे लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट नीचे आए और माइनस आयोटा के इस तरह से आ गया। अब 7 से 7 कट गया तो सिर्फ माइनस आयोटा के बचा। अच्छा, लास्ट नंबर में इस तरह हमने लाइन खींचनी है। फिर अब लास्ट नंबर रह गया ये माइनस आयोटा के, जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे अगर हम इससे आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा? का आयोटा मल्टीप्लाई करना है आयोटा से, तो ये बना माइनस आयोटा स्क्वायर के, जो कि प्लस का के हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपको आइडिया हो चुका होगा। तो यहाँ पे प्लस का के आया और इसके बाद इसको लिख देंगे k-1। अब जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि x माइनस आयोटा इज अ फैक्टर ऑफ px, तो क्या होगा? इस वैल्यू को k-1 को 0 के इक्वल लेते हुए k की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या आई? 1 है। अच्छा, 1 वैल्यू आने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट में हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है तो आप डिब्बा बना के आगे बॉक्स बना के आंसर लिख दें। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है कि शायद आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपके आंसर में कोई गलती हो सकी है, तो फिर आप इस तरह बॉक्स नहीं बनाए, आप वैसे ही लिख दें। हो सकता है टीचर की नजर यहाँ पे ना पड़े। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।